नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर भले ही नीतीश कुमार को कोई परेशानी ना हो रही हो या वो ये जताने का प्रयास कर रहे हों कि उन्हें इस पुनरीक्षण अभियान से कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन उनके सांसदों को इस मामले में तकलीफ हो रही। जदयू के सांसद गिरधारी यादव ने मीडिया को दिए गए एक बयान में इस पुनरीक्षण अभियान के समय को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण अभियान तो होना चाहिए, लेकिन इस अभियान के लेकर जो समय है और जितना कम समय आम मतदाता को अपने प्रमाण पत्रों को देने के लिए दिया गया है, वो निश्चित तौर पर कम है और इससे निश्चित तौर पर कई ऐसे मतदाता होंगे जो अपना कागज़ जमा न करने के कारण वैध होते हुए भी वो मतदाता सूची में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि वो जो निर्वाचन आयोग ने जो कागज़ मांगे हैं उस कागज़ को इकट्ठा करने में उन्हें खुद 10 दिन लग गए, तब वो अपना मत बचा पाए, जबकि और उनके पुत्र हैं जो कि विदेश में रहते हैं, कई रिश्तेदार हैं जो कि बाहर रहते हैं, वो किस प्रकार से अपने कागज़ों को दे पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। भले ही नीतीश कुमार को इस मामले में परेशानी ना हो रही हो या पार्टी की अंदरूनी राजनीति को देखते हुए वो बोल ना पा रहे हों, लेकिन जिस तरह से उनके सांसद ने यह खुलासा किया है वो ये बताने को काफ़ी है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से दबाव में हैं। और जैसा कि तेजस्वी यादव कहते हैं, आज सदन में भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि ये जो फैसला है ये मुख्यमंत्री का ना होकर दिल्ली में बैठे हुए 2 लोगों का है, और वो 2 लोग कौन है इसका भी खुलासा उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो ये चाहते हैं ऐन के प्रकार किसी प्रकार से बिहार की सत्ता पर कब्जा किया जाए, जो कि अभी तक उनके लिए दूर की कौड़ी रहा है। यहाँ तक कि अकेले बल पर वो बिहार में कुछ भी नहीं है, लेकिन इस अभियान के तहत वो जिस तरह का काम कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हालांकि नीतीश कुमार ने भी उनके परिवारिक जनों को याद दिलाया, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि आखिर वो चुनाव आयोग जो कि खुद जिसने अपने मतदाता पहचान पत्र से आधार को जोड़ा था, मतदाता सूची से आधार को जोड़ा था, वही निर्वाचन आयोग आज आधार को क्यों नहीं मान रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? निर्वाचन आयोग ने जो कि सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि वो अभियान को तो नहीं रोक रहे हैं, लेकिन मतदाताओं की सूची में जो कागज़ लगेंगे जिससे कि मतदाता वैध मतदाता सूची में दर्ज हो सके, उसके लिए उन्होंने आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को शामिल करने का सुझाव दिया था। और इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में
निर्वाचन आयोग ने अपना हलफनामा दे दिया है। उस हलफनामे में ये बताया गया है कि मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड और यहाँ तक कि आधार कार्ड भी कोई सुरक्षित उपाय नहीं है। एक तरह से वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी इनको बना सकता है। एक तरह से उन्होंने अपने ही सिस्टम पर उंगली उठाने का प्रयास किया है। भले ही नीतीश कुमार इस अभियान की मुखालफत न कर रहे हों, लेकिन जिस तरह से उनके दल में वक्फ संशोधन बिल के पारित होने के बाद भगदड़ मची थी, वैसी ही भगदड़ फिर नीतीश कुमार के दल में मचने वाली है। बस इंतज़ार करते रहिए। दूसरा एक खबर है जो कि बहुत वायरल है, और इस खबर को मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर वायरल कराया गया। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा वो अपने विभागीय बैठक में बैठे थे, जहां उन्होंने अपने ही विभाग के लोगों पर वार करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ अंधे गूंगे और बहरे बने बैठे हो, जबकि आम जनता को तकलीफ हो रही। और किस प्रकार से आप लोगों का रवैया है कि आप गलत तरीके से बिल बेचकर जनता का शोषण करते हैं, और आम जनता परेशान होती रहे। आप लोग इस संबंध में कोई ध्यान नहीं देते हैं। ये जो बात हमने सुना या ये जो वायरल खबर देखी, तो उससे ऐसा लगा कि क्या ऊर्जा मंत्री की अंतर आत्मा जाग गई है, या वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक योजना का काम कर रहे हैं। वो ऊर्जा मंत्री जो कि निजीकरण के काफ़ी समर्थक माने जाते हैं, और वो जो बार बार आम लोगों को ये बता रहे थे कि निजीकरण से आम उपभोक्ता को कितना फ़ायदा होने वाला है, अब अपने ही विभाग पर इस तरह की बातें करके क्या दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या ये गलती केवल विभाग के लोगों की है, या आम जनता की निगाह में विभागीय कर्मचारियों को गिराने के लिए इस योजना पर काम किया जा रहा है? क्योंकि जानबूझकर जिस तरह से विभागों को आम जनता की निगाह में गिराकर बर्बाद किया जा रहा है, और उनके मन में ये बात डाली जा रही है कि निजीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और सरकारी कर्मचारी काम करते नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने कई बार सदन में भी बयान दिया कि निजीकरण आम जनता के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब उनका इस तरह का जो बयान आ रहा है, इस बैठक में कोई 3 क्लास या 4 क्लास के कर्मचारी नहीं बैठे थे। इसमें सब ग्रेड 1 और सचिव स्तर के लोग बैठे थे। उस तरह से उन लोगों से इस तरह की बात करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी गुजरात लॉबी के इशारे पर इस तरह की बातें की जा रही हों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा मंत्री पहले नौकरशाह रह चुके हैं, और उन्हें एक योजना के तहत गुजरात लॉबी उनको इस्तीफा दिला के उत्तर प्रदेश में लाई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के अड़ियल रवैये के कारण
गुजरात लॉबी की योजना सफल नहीं हुई और मजबूरन उन्हें योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री के रूप में काम करना पड़ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुजरात लॉबी से इशारा हुआ हो और इधर जिस तरह से निजीकरण का विरोध न सिर्फ कर्मचारी कर रहे बल्कि आम जनता भी उनका समर्थन कर रही है, तो कहीं गुजरात लॉबी को ये लगा हो कि इस निजीकरण से निश्चित तौर पर परेशानी होगी, तो इसलिए उन्होंने ऊर्जा मंत्री को ये संकेत दिए हों कि आप भी अपनी लाइन बदलिए। उनके इस बयान को आप किस रूप में लेते हैं, इस प्रश्न के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या ऊर्जा मंत्री की रीढ़ भी अब सीधी हुई है या वो आम जनता को भुलावे के लिए एक अन्य योजना पर, जैसे प्लान बी कहा जाता, उस पर काम कर रहे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करें।